everyone, welcome to Sonali's English class. In this video, we'll be talking about fill in the blanks and its types. We all know 2020 IBPS exam notification is out. Okay, so let's discuss how to solve fill in the blanks using some clues and tricks, and of course your intelligence. And intelligence means what? You must have idea of grammar as well as some vocabulary knowledge. Okay, let's go ahead and let's discuss. So here is our direction actually. So normally initially we are going to solve double fillers. जनरली जैसे एग्जाम में देता ही है डबल फिलर्स का क्वेश्चन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इनिशियल में, फिर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करेंगे. ओके, सो लेट्स गो हेड. आई थिंक आप लोग को पता ही होगा कि एक सेंटेंस में दो ही ब्लैंक्स रहते हैं और उसका कुछ ऑप्शंस दिया रहता है. और ऑप्शंस बैंकिंग एग्जाम में ऑफकोर्स कितना ऑप्शंस होना चाहिए, 5 ऑप्शंस मस्ट बी देयर. वो 5 ऑप्शन से मुझे एक कौन सा करेक्ट है, कौन से 5 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट पेयर है उसको चूज करना है और वो ब्लैंक्स को भरना है. सो लेट्स गो अहेड, लेट्स चेक. So in a first question, holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assembly may have larger dash, but there is a dash that it could disadvantage regional parties. So ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इनिशियल पार्ट में क्या बताया जा रहा है कि लाइक यहाँ पे जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस है दैट टू लोकसभा एज वेल एज कहाँ पे ना स्टेट असेंबली may have larger. larger मतलब क्या है? larger का मीनिंग क्या होता है? ज़्यादा. तो ज़्यादा के साथ नेक्स्ट में ब्लैंक दिया है, तो larger यहाँ पे जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में है और दैट टू ये एक एडजेक्टिव है. अगर वो एडजेक्टिव है तो मुझे नेक्स्ट ब्लैंक में कहीं ना कहीं एक नाउन को फील करना है. ओके, और लार्जर के ही सेंस वो इंडिकेट करना चाहिए. ठीक है, या फिर आप सेकंड का ब्लैंक के बारे में देख सकते हो. आपको अगर एक सेंटेंस मिला है, आप उसमें से कोई भी ब्लैंक का क्लू चेक कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो या फिर वो सेकेंड हो. जैसे कि सेकेंड में अगर देखो सेकेंड ब्लैंक, बट देयर इज और डैश दैट कुड, तो मैं यहाँ पे देखिए क्या लिखा है ब्लैंक के पहले ओ, मतलब आर्टिकल यहाँ पे जो लिखा है ओ, वी नो कि ओ मतलब वो यहाँ पे कॉन्सोनेंसी ही सेट करेगा. एंड ऑफ कोर्स वी कैन सी कि वो सेकेंड ब्लैंक में जितने भी ऑप्शंस हैं, एक तो लास्ट ऑप्शन लिखा है नॉन ऑफ दिस, या फिर बाकी चारों जो ऑप्शन है वो सारे में ऑप्शंस कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ मतलब ये जेन्युइन है. अगर यहाँ पे कुछ वावल्स होता तो फिर मैं उसको एलिमिनेट कर सकती थी. सो जस्ट देखिए, मैं अगर यहाँ पे ए है और वो सारे कंसोनेंट है सेकेंड ऑप्शन में, जो भी है सेकेंड ऑप्शन में अगर बात करें आप, यहाँ पे लिखा है कम्प्लेक्शन, या फिर लिखा है सिंथेसिस, या फिर लिखा है परसेप्शन, या फिर लिखा है प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं ये चारों जो ऑप्शन है ये मतलब कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे जो ब्लैंक है ये मुझे कुछ भी पर्टिकुलर क्लू नहीं बता रहा. ठीक है, तो फिर आप मुझे फर्स्ट वाला ही देखना चाहिए. तो फर्स्ट वाला में आप देखो क्या लिखा यहाँ पे, लार्जर. तो लार्जर अगर यहाँ पे लिखा तो लार्जर जो है इसका सेंस क्या होता है? ज़्यादा, मोर. तो आपको आगे जाकर के कुछ वैसे ही सेंस में वर्ड यहाँ पे पिक करना है. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा है? दैट इज रामिफिकेशन. तो रामिफिकेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? रामिफिकेशन मीन्स व्हाट? दैट इज कंसिक्वेंसेस. अच्छा, अगर मैं एक बार सोचूं यहाँ पे कंसिक्वेंसेस होना चाहिए था क्या? स्टेट असेंबली में हैव लार्जर रामिफिकेशन, लार्जर लाइक लार्जर कंसिक्वेंसेस. हाँ, हो सकता है, बट देयर इज अ कम्प्लेक्शन दैट इट कुड डिसएडवांटेज रिलीजन पार्टीज. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्प्लेक्शन का जो सेंस है वो कम्प्लेक्शन एक नेगेटिव सेंस बता रहे हैं. फिर आगे भी जाके सेंटेंस में डिसएडवांटेज लिखा है, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो डबल नेगेटिव का सेंस यहाँ पे मतलब अप्रोप्रिएट होगा नहीं. अच्छा, मतलब इन दिस सेंस हम लोग यहाँ पे ए चूज नहीं कर सकते. देन सेकेंड वन क्या लिखा है? इम्पैक्ट. अच्छा, तो इम्पैक्ट मैं यहाँ पे इसलिए चूज नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे लार्जर लिखा है, तो मुझे लार्जर इम्पैक्ट्स बोलना चाहिए था. मतलब यहाँ पे मैं जो चूज करूँ वो प्लूरल होना चाहिए अगर मैं उसको काउंटेबल के सेंस में देखूँ. ठीक है, देन अगर ये नहीं होगा तो फिर हम लोग सेकंड का बात क्यों करेंगे?
फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लार्जर बेनिफिट्स। आप देख सकते हो यहाँ पे बेनिफिट के साथ क्या लिखा है, एज लिखा है। मतलब अगर यहाँ पे लार्जर का मीनिंग ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे बेनिफिट्स मतलब ये भी प्लूरल सेंस में इंडिकेट कर रहा है। तो फिर मैं एक बार देख लेती हूँ यहाँ पे बेनिफिट्स अगर आ रहा है तो नेक्स्ट में क्या परसेप्शन आ सकता है। बट देयर इज अ परसेप्शन दैट इट कुड डिसएडवांटेज रीजनल पार्टीज। तो ऑफकोर्स यहाँ पे परसेप्शन का जो सेंस है वो फिट हो रहा है। मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, परसेप्शन मतलब यहाँ पे एक सोच है, यहाँ पे परसेप्शन का मतलब इट्स अ वे ऑफ लाइक द वे हाउ पीपल सी थिंग्स। उस परसेप्शन का मीनिंग यही होता है कि लाइक बिलीफ, ये बिलीफ दैट इट कुड डिसएडवांटेज रिलीजन पार्टीज। तो हम लोग यही देख सकते हैं सेंटेंस यहाँ पे एग्जैक्टली सही हो जाएगा। होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली मे हैव larger benefits but there is a perception that it could disadvantage regional parties। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का सेकंड वन जो सेकंड जो सेंटेंस है यहाँ पे ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या ऐड कर लूँ, परसेप्शन ऐड करो। अगर यहाँ पे आगे एक नेगेटिव वर्ड है फिर मुझे यहाँ पे नेगेटिव वर्ड पुट करने का कोई जरूरत है नहीं। अगर आप उस सेंस में देखो तो फिर कॉम्प्लेक्शन एक नेगेटिव वर्ड है, एज वेल एज प्रॉब्लम भी तो एक नेगेटिव वर्ड है। और सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन is a synthesis or is a combination that it could be disadvantage religion parties। तो सिंथेसिस यहाँ पे भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे मैं देखी इम्पैक्ट नहीं आ सका। तो अगर इम्पैक्ट नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे सिंथेसिस का भी कोई सेंस नहीं हो सकता। ठीक है, दो सिंथेसिस करेक्ट किया बट यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए था। मैं किसके साथ जाने वाली हूँ, मैं किसके साथ जाऊंगी, दैट इज माई आंसर इज सी। क्योंकि यहाँ पे लार्जर मतलब प्लूरल सेंस इंडिकेट कर रहा है, दैट्स द रीजन यहाँ पे मैं बेनिफिट नहीं क्या चूज करी हूँ, बेनिफिट्स। अरे आगे आ जाके कोई बिलीफ और सोच के बारे में बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या चूज कर लूंगी, परसेप्शन। ओके, सो गो हेड, लेट्स चेक। आई थिंक आपको रामिफिकेशन का मीनिंग नहीं पता होगा, सो मैं यहाँ पे मीनिंग लिख ली हूँ और आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दैट इज सी, दैट इज व्हाट बेनिफिट्स एंड परसेप्शन। आई अगेन मूव एट। But the people of Telangana are going to dash him by what he did in the last 4 years। मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है, तेलंगाना का लोग, तेलंगाना पीपल यहाँ पे क्या करेंगे, वो लास्ट 4 years में जो भी किया है। तो तुरंत दिमाग में ऑप्शन अगर देखें तो तुरंत क्या आता है, दैट इज पीपल अगर कुछ पार्टी या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो क्या किए हम लोग, क्या देखते हैं उसमें, जज ही तो करते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो यहाँ पे मेरा जो ब्लैंक है उसमें क्या आ जाना चाहिए, जा जाना चाहिए। देन सेकेंड में क्या लिखा है, एंड नॉट बाय व्हाट ही डैश टू गेट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगर यहाँ पे ही लिखा तो ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट है। तो फिर वहाँ पे मैं कुछ ऐसे ही पुट करूँ, अगर ये सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वहाँ पे सेंटेंस में वर्ब का जरूरत है क्योंकि आगे जाके टू प्लस डू जो लिखा है इन्फिनेटिव है, तो मुझे यहाँ पे एस पुट कर देना चाहिए था। तो एस मतलब ऑफकोर्स मैं अगर जज चूज करूँगी नेक्स्ट में क्या आ सकता है, इंटेंस आ सकता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग जाओगे तो सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग आप जा ही नहीं सकते क्योंकि एक सेंटेंस ये जो ही है यहाँ पे देखिए आप कितने ऐसे इंटेंस में भी ऐसे, रिस्ट्रिक्स में भी ऐसे है, प्लान्स में भी ऐसे, कहीं ना कहीं ये तीनों जो है ये तीनों यहाँ पे प्रोबेबल आंसर्स है। लेकिन आपको हमेशा कुछ ऐसे चूज करना है जो आपको डायरेक्टली आंसर तक पहुंचाए। मतलब आपको अगर आप कहीं सेंटेंस में क्लू या ट्रिक ढूंढ रहे हो और दैट टू कहीं ना कहीं क्लू जो है वो सेंटेंस में गिवन भी रहता है क्लू, ओके, बट आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज द यूनिक वन। आप एक ऐसे चीज को चूज करो जो कि आपको डायरेक्ट लेके आंसर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आपको पता चला आप आंसर क्या होना चाहिए था, जज एंड इंटेंस एंड दैट टू इट वन इज दिस वन इज वेरी सिंपल। ये तो देखते ही पता चल रहा था। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे होता है कि लाइक जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना तो लाइक वी शुड लुक और सर्च द ऑप्शंस ऑल्सो साइमल्टेनियसली हम देखते रहें। क्योंकि कभी कभार हम लोग का पढ़ने और बोलने इतना मतलब बोलने का या फिर पढ़ने का इतना आदत जो होता है ना, लाइक द रेगुलर प्रैक्टिस दैट हेल्प्स अस ऑल्सो सम टाइम। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये हेल्प किया, द पीपल ऑफ तेलंगाना आर गोइंग टू डैश हिम बाय व्हाट ही डिड इन द लास्ट 4 years। अगर वो लास्ट 4 years में क्या किया तो फिर उसके बाद को अगर तेलंगाना पीपल देखेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या करने वाले हैं पीपल, दे आर गोइंग टू जज हिम। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, दैट इज 1। सो लेट्स मूव एट। सो आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट,
The large-scale dash of troops by the Syrian government and its allies around the province has led to speculation about an dash attack as well as calls to avoid a humanitarian catastrophe. So you see, मैं जब सेंटेंस पढ़ती हूँ मैं कहीं भी नहीं रुक रही हूँ, तो आपको भी एग्जाम में कहीं रुकना नहीं है, बिकॉज रुकने से क्या होता है कि आपका जो फ्लो है ना कहीं स्टॉप होता है और आपको सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं आता है। ठीक है, तो पहले तो वो क्या लिखा, द लास्ट स्केल डैश ऑफ ट्रूप्स बाय द सीरियन गवर्नमेंट एंड इट्स allies अराउंड द प्रोविंस। अच्छा, मतलब क्या यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि ये जो ट्रूप्स है, ये ट्रूप्स कैसे हो, मतलब लास्ट स्केल ट्रूप्स का क्या हो जो कि क्या करेंगे, सीरियन गवर्नमेंट का जो प्रोविंस है उसके ऊपर अटैक करेंगे। और इसी का ही स्पेकुलेशन के बारे में आप बात किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है ना, स्पेकुलेशन अबाउट एन अटैक एज वेल एज कॉल टू अवॉइड अ ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो सेंस आ रहा है ना, वो सेंस थोड़ा कैसा है, नेगेटिव है। अच्छा चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्लू क्या है। फर्स्ट में देखी तो यहाँ पे मुझे दिखा ब्लैंक के बाद ऑफ लिखा है, चलो मैं ऑफ तो फिट कर सकती हूँ कहीं पे। मैं और एक देखती हूँ, यहाँ पे सेकंड ब्लैंक के पहले क्या लिखा है, आन। अगर यहाँ पे आन लिखा तो मुझे वावल्स चाहिए। आप देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं 5 ऑप्शंस, वो सारे के सारे ऑप्शन का जो इनिशियल वर्ड है वो कहीं ना कहीं वावल है। तो फिर ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, आप तो यहाँ पे कुछ एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। होता क्या है, जब 2013 या 14 में हम लोग एग्ज़ाम देते थे तो दैट टाइम ये जो क्लूज़ है ना, ये सारे काम करते थे कि मतलब अगर आन दिया तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में 2 अगर वावल्स है तो 3 क्या होता है, आपका कंसोनेंट्स होता है। आप उसको डिलीट करो और दोनों में से कुछ को हिट एंड ट्रायल में अप्लाई करो और कहीं ना कहीं आपका आंसर मिल जाएगा। बट आजकल ऐसी चीज़ें होता नहीं है। आजकल क्या किया कर दिया एक्चुअली, उन लोग को भी पता चल गया कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करें, आप लोग को ये सारे ट्रिक्स और क्लू कहीं ना कहीं पता है, तो वो क्या कर रहे हैं, आप लोग को मिसलीड कर रहे हैं, या अदरवाइज यू कैन से दे आर कन्फ्यूजिंग यू पीपल। बट आप लोग को कन्फ्यूज होना नहीं है। अच्छा, अब जब आपका क्लू काम ना करे तो आपको क्या करना है, आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग ही जाना है। ठीक है, अच्छा चलो मैं यहाँ पे देखती हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मीनिंग के अकॉर्डिंग बात कर लूँ, क्योंकि ये जो आन है ना, ये पार्ट वाला, ये सेकंड वाला पार्ट मुझे कहीं ना कहीं ईजी लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंस है ना वो थोड़ा अच्छा। हालांकि यहाँ पे लार्ज स्केल डैश ट्रूप्स बाय द सीरियन गवर्नमेंट, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट लिखा है has led to speculation about an who to attack as well as calls। मतलब यहाँ पे एक स्पेक्यूलेशन है कि एक अटैक होने वाला है। तो एक अटैक कैसे वाला अटैक, मुझे यहाँ पे पुट करना है कि अटैक जो होगा कैसे होना चाहिए। अच्छा, तो कैसे, मतलब फर्स्ट वर्ड लिख दिया यहाँ पे एमिनेंट। तो एमिनेंट हम लोग ज़्यादातर कोई हाई और सुपेरियर पोजिशन में अगर कोई पर्सन है उसके लिए एमिनेंट यूज़ करते हैं। अटैक के साथ एमिनेंट यूज़ नहीं हो सकता और द पेयर ऑफ will be totally illogical। ओके, देन क्या आप बोलोगे कोई अटैक अगर हो रहा है तो अटैक इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इट इज अ नेगेटिव वर्ड, तो उसके साथ में एक्सीलेंट को कैसे यूज ऐड करो, तो भी वो इरिवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, इमिनेंट। अगर आपको इमिनेंट का मीनिंग नहीं पता तो फिर आप फंस सकते हो यहाँ पे, या फिर आप फर्स्ट वाला क्लू के अकॉर्डिंग जा सकते हो। मुझे इमिनेंट का मीनिंग पता है एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी फेमिलियर वर्ड्स ऑल्सो। इमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, दैट इज गोइंग टू हैपन, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना फोर्थ कमिंग बोलते हैं, आगे होने वाला है, यही सेंस बताता है इमिनेंट। ठीक है, तो फिर क्या मैं और बाकी 2 ऑप्शन के बारे में बात करूं, क्या मुझे आंसर नहीं मिला यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा था, स्पेक्यूलेशन बताया जाता है, स्पेक्यूलेशन अबाउट डैश, होने वाला अटैक। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, होने वाला अटैक, तो मतलब जो आगे होने वाला है, तो उसका सेंस मुझे क्या बता रहा है, दैट इज इमिनेंट। तो ऑफकोर्स अगर यहाँ पे इमिनेंट फिट हो जाएगा तो मुझे फर्स्ट वाला पढ़ने का जो जरूरत है नहीं। अगर यहाँ पे इमिनेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं थोड़ा एक्सट्रीम और अज्यूम्ड का। क्या आपको लगता है कि एक्सट्रीम अटैक हम लोग बोल सकते हैं, ये भी इलेवेलेंट हो जाएगा, या फिर इलॉजिकल भी आप बोल सकते हो, एज्यूम अटैक एंड एज्यूम्ड अटैक। एज्यूम्ड का भी लाइक एज्यूम कोई सोच रहा है, मतलब एज्यूम मीन्स व्हाट, समबडी सपोज, लाइक यू आर सपोजिंग समथिंग। तो क्या हम लोग सपोज कर सकते हैं, ऐसे सपोज वाला सेंस में भी ये नहीं हो सकता। चलो मान भी लेते हैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा है कोई अटैक को, लेकिन जहाँ तक बात है एसिमिलेशन का,
तो एसिमिलेशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब इट इज़ अ लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज़। तो ये लार्ज स्केल आइडियाज़ या अंडरस्टैंडिंग के बारे में तो नहीं बात कर रहा, मतलब ये जो ट्रुप्स है ये ट्रुप का अंडरस्टैंडिंग और आइडिया तो नहीं होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो यहाँ पे ये जो ट्रूप्स है ये ट्रूप्स का लास्ट स्केल ट्रूप्स, तो इसका आइडियाज कैसे मतलब अटक स्पेकुलेट कर सकता है, तो ये भी कोई सेंस करेक्ट नहीं होता, ये भी इलॉजिकल है। बट अगर मैं बात करूँ मोबिलाइजेशन का, तो कहीं ना कहीं मोबिलाइज मोबाइल से ही वर्ड आया है। मोबाइल का मीनिंग क्या होता है, एक से मतलब थोड़ा दूर जाना, मतलब थोड़ा जैसे कि यहाँ से वहाँ जाना, मोबिलाइज हम लोग उसको मोबिलाइज बोलते हैं। मोबाइल इसलिए उसका नाम हुआ है क्योंकि हम लोग कहीं भी घूम घूम के बात कर सकते हैं, दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट मोबाइल। तो मोबाइल से मोबिलाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर एक लार्ज स्केल ट्रांसफर हो ट्रूप्स का बाय किसके मतलब किसके द्वारा हो, सीरियन गवर्नमेंट, तो फिर वो प्रोविंस के ऊपर कोई अटैक का स्पेकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लगाना चाहिए था, दैट इज सी। अगर इसमें से आपको और कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है वो मैं आगे लिख ली हूँ, आई थिंक आपको पता होगा। रियलाइजेशन और रिसोर्सेज भी पता होगा आपको। म्यूटिलेशन का जहाँ तक बात है, तो म्यूटिलेशन का मीनिंग यही होता है, चेंजेस होता है। सो लेट्स गो अहेड एंड चेक। सो आप यहाँ पे भी देखें आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सी। अगर आपका यहाँ पे कुछ वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है तो भी मैं यहाँ पे लिख ली हूँ, आप चेक कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट हैड much to dash about the National Institutional Ranking Framework NIRF. This is the full form, ranking dash in 2019. Okay, so यहाँ पे आपको क्या मिला, 2019 मिला है, मीन्स ये सही ईयर। अगर ये ईयर है ना, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो इसके आगे जो ब्लैंक है उसके अगेंस्ट में आपको 4 प्रपोजिशन मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है, रिगार्डिंग। आई थिंक जहाँ तक सेंस रिगार्डिंग का है, रिगार्डिंग 2019 इट विल नॉट करेक्ट ऑफ कोर्स। रिगार्डिंग के बाद कुछ होना चाहिए था, उसके बाद में 2019 पुट कर सकते थे। अच्छा, अब बात ये है कि मैं 2019 अगर ये एक ईयर है तो मैं ईयर के पहले क्या क्या प्रपोजिशन यूज़ कर सकती हूँ। तो आपको पता होगा अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर ईयर के बारे में बात करें तो उसके पहले प्रपोजिशन आ सकता है, तो फिर वो क्या होना चाहिए, इन हो सकता है। मंथ के लिए ऑन यूज़ होता है, डे और मंथ के लिए क्या यूज़ होता है, ऑन यूज़ होता है। अच्छा, अब बचा क्या, फॉर। हाँ, हम फॉर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे फॉर जो है मतलब फॉर इन एंड फॉर हो सकता है, तो दैट मीन्स यहाँ से मुझे कोई क्लू पर्टिकुलरली मिला नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग, द स्टेट हैड मच टू डैश अबाउट। डैश अबाउट, आई हैव टू थिंक हियर कि अबाउट जो है वो किसके साथ फिट होगा, कि चेयर के साथ फिट होगा या अप्रिशिएट के साथ फिट होगा या टॉक के साथ फिट होगा। अगर देखा जाए तो स्टेट हैज हैड मच टू डैश अबाउट द नेशनल, मतलब यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो स्टेट है वो NIRF के बारे में बहुत ही खुश हो, एक खुशी का सेंस में बात किया जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हैप्पी सेंस में बात किया जा रहा है। तो अगर हैप्पी के सेंस में बात किया जा रहा है तो मैं टॉक को नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई बात करने वाला सेंस में नहीं बोला जा रहा है। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब कोई अगर कोई कुछ काम किया है उसको अप्रिशिएट कर रहा है, बट अब अप्रिशिएट का भी यहाँ पे सेंस नहीं होगा, क्योंकि लाइक यू नो कोई पर्टिकुलर पर्सन को अप्रिशिएट किया जा सकता है। बट यहाँ पे जो सारे स्टेट है, स्टेट यहाँ पे क्या है, हो रहा है एक्चुअली चीयर, चीयर अबाउट, मच टू चीयर अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर 2019, फॉर 2019 मतलब ये जो आप ज़्यादातर देखे होंगे ऐसे अगर स्कीम या फिर ऐसे कोई पर्टिकुलर योजना के बारे में बात किया जाता है, आप देखे होंगे उसमें ज़्यादातर जो है आपका ईयर के साथ फॉर का यूज़ ये होगा, ठीक है। कोई अगर स्कीम के ही बताया जा रहा है या फिर किस चीज़ को रिलेट कर रहा है, रिलीवेंट है कोई पर्टिकुलर ईयर के साथ, तो उसमें ज़्यादातर यूज़ किसका होना चाहिए, फॉर का यूज़ होना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका इसका भी आंसर मिल गया, आपको ए होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट गो एट। तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, हाउ से। अब देखिए अगर सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली मतलब टॉपिक जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो हाउ पर एट द गवर्नमेंट लेवल, कहीं ना कहीं जो सेंटेंस है ना ये कोई पर्टिकुलर पारा से वो लोग उठा के लाए हैं, चाहे वो मिडिल पार्ट में हो या फिर लास्ट पार्ट में हो, लेकिन ये कहीं अगर सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हो सकता है, हो रहा है यहाँ पे, तो यू कैन गेस हियर कि कभी कभी भी ये कोई पर्टिकुलर सेंटेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है।
तो आप लिखा हाउएवर एट द गवर्नमेंटल लेवल आवर फिजिकल डिसीजंस शुड बी डैश बाय अपोज टू वर्ड्स। तो मैं आगे और नहीं पढ़ती क्योंकि मुझे यहीं पे क्लू मिल गया। शुड बी, अगर शुड बी लिखा एंड आगे जाके बाय लिखा है तो आई कैन अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर सेंटेंस इज अ पैसिव वॉइस। ये जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है कौन में किस में लिखा है, पैसिव में लिखा है। और मुझे इतना तो नॉलेज है बी के बाद मुझे ऑलवेज V3 यूज करना है। तो अब मैं देखूंगी कि यहाँ पे कितने V3 लिखा है, कहाँ पे ना फर्स्ट ऑप्शन में। अच्छा मैं देखिए यहाँ पे V3 तो कितना V3 हो गया यहाँ पे, एक क्या हो गया मार्क्ड हो गया और एक क्या हो गया नोटेड हो गया। और बाकी जो है बाकी में नॉन ऑफ द एबव का कोई सेंस नहीं होता आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे वर्ब होना चाहिए। और अब अगर यहाँ पे वर्ब होना चाहिए तो फिर नॉन ऑफ द एबव आंसर नहीं हो जाएगा, तो ये मेरा कट जाता है। और मुझे ED चाहिए था, V3 चाहिए था। इन फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे AB चूज करूंगी और CD चूज नहीं कर सकती। ओके ये दो प्रोमिनेंट हो गया, फिर साइलेंट हो गया, इसका भी कोई सेंस नहीं होता, ये दोनों होना चाहिए। अब मुझे समझना है कि ये दोनों में से मैं चूज करूँ। अच्छा अब देखें, अगर इसमें से आपको एलिमिनेट करना है तो आप सेकंड का भी हेल्प ले सकते हो। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ लिखा है। अच्छा मैं यहाँ पे देखिए ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद क्या बात किया जा रहा है, ऑफ डैश टू चेज डाउन रेटिंग्स क्वार्टर बाय क्वार्टर। अच्छा टू चेज डाउन मतलब चेज डाउन करेंगे, रेटिंग्स क्या करेंगे ना क्वार्टर बाय क्वार्टर। अच्छा जहाँ तक बात प्रेपोजिशन का है, अगर आपको प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब यूज करना है तो मैंडेटोरली उसमें क्या आ जाना चाहिए, ING आना चाहिए, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जिरंड बोलते हैं। अगर यहाँ पे ऑफ लिखा तो आप भी देख सकते हो यहाँ पे सीकिंग एंड फाइंडिंग ही दोनों ING है, और यहाँ पे क्वेस्ट और स्केच इसमें कोई ING वाला फॉर्म है ही नहीं, तो ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। अब ये दोनों में से मतलब मैं सेकंड का अगर हेल्प लूँ तो भी मैं यहाँ पे दोनों में ही कंफ्यूज हो रही हूँ और मुझे कोई फर्दर क्लू नहीं मिल रहा है। तो फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेंटेंस को समझना पड़ेगा। अच्छा फिजिकल डिसीजन जो है शुड बी डैश बाय अ पुश टूवर्ड्स डेवलपिंग एन इकोनॉमी विथ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनोवेशन। मतलब यहाँ पे शुड बी पॉइंटेड, यहाँ पे पॉइंटेड का बात किया जा रहा है। यहाँ पे नोटेड, नोटेड आप नोट कर सकते हो, बट नोट और मार्क में अगर देखें हम लोग, कोई नोट करना या फिर उसको पॉइंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई लाइक रिटन वाला फॉर्मूला के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ लिखने का बारे में तो बात नहीं किया जा रहा है कि हम लोग उसको लिख के रखेंगे। तो फिर मैं सोचती कि यहाँ पे नोटेड का सेंस हो सकता था। तो अगर पॉइंट किया जा रहा है कि पॉइंट क्या किया जा रहा है आपका फिजिकल डिसीजन को, तो फिर ज़्यादातर यहाँ पे चांसेस किसका है, मार्क्ड का है। एंड दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे लिखा है इंस्टेड ऑफ डैश टू चेज डाउन, dash to chase down, that means what, into search or the act of searching to chase down ratings। तो अगर सर्च का थोड़ा सेंस बता रहा है तो मैं सीकिंग चूज करूंगी rather choosing finding, क्योंकि अगर फाइंडिंग आपको लगाना है ना तो आप फाइंडिंग में कोई आइडिया को फाइंड कर सकते हो, बट सीक का जो सेंस है, आप सीक जो है आप इसको लाइक ऐसे सेंस में यूज कर सकते हैं। फाइंडिंग जो है मतलब आपको किसको ढूंढना है उस सेंस में। ओके बट यहाँ पे एक्चुअली फाइंडिंग के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, यहाँ पे एक्चुअली किसके बारे में बात किया जा रहा है, एक्ट ऑफ सर्चिंग समथिंग, एक्ट ऑफ सर्चिंग समथिंग। मतलब है तो ये दोनों रेलिवेंट या रिलेटेड, बट फाइंडिंग हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली कई आइडिया पर कोई न्यू थिंग के बारे में बात करें। तो यहाँ पे थोड़ा ना क्या सेंस कर रहा है कि आपको ये चीज़ चेंज करना है या फिर ये चीज़ ढूंढना है। तो इन दैट केस हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, सिक चूज़ करेंगे। एंड दैट टू यहाँ पे जो नोटेड का यूज़ है ना फर्स्ट में, वो करेक्ट होता नहीं, तो दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे फाइंडिंग भी नहीं लिख सकती। ओके क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आउट का सेंस चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या चूज़ करना है, मार्क चूज़ करना है। लेट्स गो एंड चेक, हमको मिल गया आंसर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। It is indicative of a slow pace of dash in the frontier state that, मैं यहाँ पे थोड़ा रुक जाती हूँ। इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द स्लो पेस ऑफ, क्यों ना कि मैं रुक गई इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेस ऑफ के बारे में बात किया जा रहा है ना। पेस ऑफ मतलब क्या है, वो स्पीड, कोई स्पीड के बारे में बात किया जा रहा है। ओके मतलब ये जो स्लो पेस मतलब उसका कितना, जो उसका रेट या फिर स्पीड था वो कैसा था ना, स्लो था, उस सेंस में मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मुझे आप पे ही सेंटेंस का सेंस जो वो समझ में आ रहा है। अगर मुझे समझ में नहीं आता तो फिर मैं सेंटेंस को लास्ट तक पढ़ती। तो अगर बोला वो
ऑफ द स्लो पेस ऑफ डैश इन द फ्रंटियर। तो किसका स्लो, मतलब किस चीज़ का मैं स्पीड या फिर पेस के बारे में बात कर सकती हूँ? क्या मैं यहाँ पर रिट्रीट चूज कर सकती हूँ? क्या आपको लगता है रिट्रीट का मीनिंग होता है, क्या आपको पता है? एंड दैट टू ये सब वर्ब ऑल्सो, रिट्रीट जो है ये एक वर्ब है। मुझे लेकिन नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे कोई वर्ब का जरूरत है, मुझे यहाँ पे किसका जरूरत है? नाउन का जरूरत है। ओके, ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे किसका जरूरत है? नाउन का जरूरत है, मुझे यहाँ पे वर्ब नहीं चाहिए। तो रिट्रीट का जो मीनिंग है ना वो क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे रिट्रीट का मीनिंग क्या होता है? एक तो उसका मीनिंग होता है पुल बैक या फिर मूव बैक, आप बता सकते हो उसका मीनिंग, ठीक है। बट आई डोंट वॉन्ट अ वर्ब, आई वॉन्ट अ नाउन। तो दैट्स द रीजन आई एम चूजिंग प्रोग्रेस या। ओके बच्चा, क्योंकि रिग्रेट जो ना ये भी वर्ब है, ऑफ रिग्रेट। यहाँ पे पेस ऑफ रिग्रेट का तो टोटली कोई सेंस नहीं है लॉजिकली। रेट पेस ऑफ डिक्लाइन, यू कैन से डिक्लाइन ऑल्सो। मैं यहाँ पे डिक्लाइन भी चूज कर सकती हूँ, डिक्लाइन भी हो सकता है यहाँ पे। तो मुझे कितना ऑप्शन मिला? मुझे प्रोग्रेस मिला या फिर मुझे डिक्लाइन मिला। परपेचुअल ऑफ द pace of the slow pace of perpetual। अच्छा, परपेचुअल का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली? परपेचुअल मतलब कांस्टेंट, नेवर एंडिंग, एंडलेस। जो चीज कांस्टेंट है, जो चीज इज लाइक नेवर एंडिंग, उसका स्लो पेस कैसे आएगा? तो फिर मैं 5 को तो टोटली नहीं चूज कर सकती, और मैं रिट्रीट या फिर रिग्रेट को भी नहीं चूज कर सकती, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं? वर्ब हो जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं किसका ना? प्रोग्रेस का, और किसका ना? डिक्लाइन का। इस दोनों में से मुझे एक चाहिए। तो अगर मैं देखूँ ये दोनों मुझे मिला, तो मैं दोनों में कंफ्यूज हूँ। मैं थोड़ा सेकेंड ऑप्शन के बारे में बात करूंगी। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। That the BJP's successful campaign 3 decades on was also dash on a promise to solve the foreigners issue. So you get another clue here. यहाँ पे blank के बाद preposition जो है वो क्या लिखा है? Actually on लिखा है। तो on जो है ना, on मुझे देखना है अब, ये on mounted के बाद on होता है या defer के बाद on होता है? अच्छा, अब बात कितना करते हैं हम लोग। पहले तो फर्स्ट क्लू यहाँ पे क्या है? was लिखा है। अगर बच्चा यहाँ पे was लिखा है ना, मैं यहाँ पे अगर वर्ब पुट करूँ, आइदर उसमें ing आना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या आना चाहिए? ed आना चाहिए। है कि नहीं बात सही? तो अगर मैं यहाँ पे चूज करूंगी ing नहीं तो ed, ing कौन सा केस में? एक्टिव वर्ब्स के केस में, और ed कौन सा केस में? ना पैसिव वर्ब्स के केस में। बट यहाँ पे आई थिंक ing का तो कोई सेंस है नहीं, और ओनली ed जो है वो किस में लिखा है? माउंटेड में लिखा है। तो ऑफकोर्स मेरा यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? 2, दैट इज प्रोग्रेस एंड माउंटेड, क्योंकि डिफर के साथ ed है नहीं। दैट्स द रीजन आई कांट चूज इट। अदरवाइज मैं ये भी बता सकती हूँ कि preposition जो ऑन है ना, ये ऑन preposition ओनली माउंटेड के साथ यूज होता है, डिफर के साथ नहीं। डिफर के साथ ऑलवेज क्या होता है? डिफर टू होता है। ओके, डिफर का डिफरेंट फ्रॉम भी बोल सकते हो, डिफर फ्रॉम भी आप बोल सकते हो। ओके, बट डिफर जो है, डिफर के साथ मैं ऑन यूज नहीं कर सकती। ओके, प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर देखो तो मैं यहाँ पे डिफर भी चूज नहीं कर सकती। बट एक्चुअली क्लू जो है वो क्या है? एक्चुअली वर्ब है। अगर यहाँ पे ऑक्सिलरी है तो मुझे आगे रख के ed नहीं तो ing चूज करना चाहिए था। सो माई आंसर इज वर्ड, दैट इज 2। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। आंसर इज 2। ऑल्सो मैं यहाँ पे सेंटेंस एक लिख ली हूँ माउंटेड को रिलेट करके। माउंटेड के मीनिंग एक्चुअली क्या होता है? सपोर्ट अटैच होता है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके आगे देखिए माउंटेड, और यहाँ पे देखिए ऑन अ फ्लोटिंग, यहाँ पे ऑन लिखा है ना, तो यू रिमेंबर ऑल्सो, ये सारा आगे कहीं ना कहीं हम लोग को काम में लगते हैं ये डेफिनेटली। अच्छा, देन द नेक्स्ट टाइप इज व्हाट। ये जो टाइप है ये काफ़ी चालू था इस VIPO के पहले। एंड हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है एक्चुअली। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस देयर इज वन ब्लैंक स्पेस बिलो ईच सेंटेंस देयर आर 5 पेयर ऑफ वर्ड्स डिनोटेड बाय ABCDE। फाइंड वन वर्ड दैट टू बी fitted in both sentence 1 and 2 and the another word that fit in the third sentence to make the meaningfully complete। okay, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं समझ रहे हो, लेट मी लेट्स गो एंड टेक अ सेंटेंस, देन यू विल गेट इट। अच्छा, आप देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें जो डायरेक्शन बताया मैं उसको समझा रही हूँ आपको। यहाँ पे कितने सेंटेंसेस लिखा है? 3 सेंटेंस।
नंबर 1 सेंटेंस, नंबर 2 सेंटेंस एंड नंबर 3 सेंटेंस। डायरेक्शन यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें जो पेयर अप है इसमें 5 पेयर है, लेकिन उसमें वर्ड्स कितना है, 3 है। तो अब ज़्यादातर दिमाग में ही चलेगा, 3 ब्लैंक वर्ड दो, बट डायरेक्शन क्या बोल रहा है, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड कहाँ फिट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में एंड क्वेश्चन नंबर 2 में, एंड जो सेकेंड वर्ड है वो कहाँ फिट होना चाहिए, दैट इज ऑन क्वेश्चन नंबर 3 में। होप यू अंडरस्टूड एवरीबडी। डायरेक्शन में यही लिखा था, जो लाइक वन वर्ड है, मतलब वन फाइंड वन वर्ड दैट फिट बोथ सेंटेंस 1 and 2 एंड द सेकेंड वर्ड दैट फिट इन द थर्ड सेंटेंस, मतलब फर्स्ट वर्ड यहाँ पे फिट होगा एंड जो सेकेंड वर्ड है वो यहाँ पे फिट होगा थर्ड सेंटेंस में। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा है। वाइल शैलेंदु was quite quick to dash his loyalty for his country, he refused to, oh sorry, he refused to sign up for military services. Okay, you can see here, well Shalendra was quick to, यहाँ पे 2 लिख दिया, मतलब 2 के बाद मुझे क्या चाहिए, V1 ही चाहिए ना, 2 + V1। तो फिर मैं देखूंगी कितने ऑप्शन में V1 लिखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, एक्नॉलेज्ड, ED तो नहीं आ सकता 2 के बाद, अवॉर्ड भी नहीं आ सकता, मतलब ये A और B नहीं होगा मेरा आंसर। तो आंसर अब मेरा क्या हो सकता है, 3 ऑप्शन हो सकते हैं, प्रोफेस हो सकता है, परपोर्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, अफर्म्स हो सकता है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आंसर हो सकता है। फिर मैं देखी थोड़ा सेकंड सेंटेंस। अच्छा, मैं क्यों सेकंड सेंटेंस चेक करूं, जो फर्स्ट सेंटेंस में फिट होगा वो सेकंड सेंटेंस में भी तो फिट होगा। तो मैं एक सेंटेंस देखी हूँ तो मुझे सेकंड देखने का कोई जरूरत है नहीं। तो अब मैं देखती हूँ थर्ड सेंटेंस, कहीं मुझे थर्ड सेंटेंस से कुछ क्लू मिल जाए ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। तो जब मैं थर्ड सेंटेंस देखी, थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा था, डिस्पाइट हिज ग्रेट कमर्शियल सक्सेस he still dashed for critical approval. Despite his great commercial success, he is the subject here, still is the adverb here, dash मतलब मुझे ये प्लेस में क्या चाहिए था, verb चाहिए था। अगर मुझे यहाँ पे verb चाहिए एंड he जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मुझे यहाँ पे जो भी पुट करना है उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एस और es। तो मैं देखती हूँ इसके लास्ट में कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए, एस और es होना चाहिए, एंड आई थिंक वो एक ही ऑप्शन है, यंस के लास्ट में क्या लिखा है, एस लिखा है। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या पुट कर देना चाहिए था, यंस पुट करना देना चाहिए था। ठीक है, समझा आपको। अब देखिए, आई नो कि इसमें जो वो ऑप्शंस लिखा है उसका मीनिंग आपको नहीं पता है। ठीक है, मैं इन जानबूझ के भी आपको मीनिंग नहीं बताई। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली क्या बता रही हूँ, क्लू बता रही हूँ कि आप कैसे बिना ऑप्शन पता किए भी, बिना ऑप्शन का मीनिंग पता किए भी आप कैसे आंसर चूज कर सकते हो। बट रिमेंबर बच्चा, ये ऑलवेज काम नहीं करता, ये कहीं ना कहीं 5 में से 1-2 में काम करेगा, सारे में नहीं। आपको मैंडेटरली वोकैबुलरी पता करना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मीनिंग के बारे में, कैसे मीनिंग के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस में फिट होगा। अब बताइए, while Shalendra was quick to dash his loyalty for country, he refused to sign up for military service। कहीं ना कहीं तो यहाँ पे प्रोफेशन का ही बात किया जा रहा है, लॉयलिटी उसका कंट्री। तो एक्नॉलेज का मीनिंग क्या है, कुछ गेन करना आई थिंक। तो यहाँ पे गेन करना, गेन हिज लॉयलिटी है तो सही नहीं होता। नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज अवॉर्ड। अवॉर्ड मीनिंग क्या होता है, ओपनली कुछ डिक्लेयर करना। तो क्विक टू डिक्लेयर हिज लॉयलिटी फॉर हिज कंट्री, कौन डिक्लेयर करता है ऐसे, कोई नहीं डिक्लेयर करता। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्विक टू प्रोफेस, मतलब वो प्रोफेस करना चाह रहा था। आप प्रोफेस का मीनिंग मतलब जैसे कि मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, आप टीच बता सकते हो, या फिर टू प्रोफेस समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर शैलेंदु वाज क्विक टू प्रोफेस हिज लॉयल्टी फॉर कंट्री, वो दिखाना चाहता था अपना लॉयल्टी कंट्री के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चूज कर सकते हैं प्रोफेस। यहाँ पर इवन दो द मैन डैश टू पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर होना उसका क्या है, प्रोफेशन है। तो अगर उसका प्रोफेशन है, प्रोफेशन का वर्ब क्या होता है, प्रोफेस होता है। तो आप यहाँ पे प्रोफेस चूज कर सकते थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट टू यहाँ पे जो ही स्टिल डैश फॉर क्रिटिकल अप्रूवल, मैं बता दूं आपको, जो है यहाँ पे 4 वर्ड है, क्रेव, हैंकस, यर्न्स एंड कोवर। ये चारों का मीनिंग सिमिलर होता है। ये चारों का मीनिंग क्या होता है, विश होता है। ये चारों का मीनिंग क्या होता है, विश और लॉन्ग विश और लॉन्ग डिजायर। आप देखना एग्जाम है, ये उन लोग का टैक्टिस है, ये उन लोग का प्लान है। वो जानबूझ के ना वर्ड्स जो है वो सिमिलर पुट करते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो। ऐसे नहीं कि इसमें से आपको तो क्रेव का मीनिंग पता होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग जो सिमिलर है आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो सारे आप जब समझ रहे हो कि ये क्रेव का सिमिलर हैंकस है या हैंकस का सिमिलर यंस है, तो आप इसके अकॉर्डिंग मत जाओ। आप ना देखो सेंटेंस में वो पर्टिकुलर क्लू जिसको यूज करके मैं आंसर डायरेक्टली निकाल सकती हूँ।
ठीक है, आप ये कर सकते हो। अच्छा, purport जो होता है, purport का मीनिंग क्या होता है, क्लेम समवन। affirm का मीनिंग कन्फर्म होता है। एंड forswear का मीनिंग क्या होता है, मतलब कुछ छोड़ देना, फॉर्मली रिजेक्ट कर देना। एंड नॉट टू वरी अबाउट द मीनिंग, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में सारे मीनिंग्स भी लिख ली हूँ आपको। आई थिंक यू आर ऑल्सो गेटिंग वट आई वॉन्ट टू आई एम ट्राइंग टू से यू पीपल। आई होप you all are getting. Okay, so answer is what, that is C. So just try to identify the clue. कहीं ना कहीं वो क्लू होगा, आपको बस वो क्लू को पकड़ना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग बात कर लेते हैं। द प्लान टू डैश लार्ज नंबर ऑफ बेबी शिल्स। अच्छा, आप बेबी शिल्स जानते हो, ये कोई बेबी और शिल्स ना, ये अलग अलग वर्ड्स नहीं है, ये एक एनिमल है, ठीक है। ये क्या है, एनिमल का नाम है, ठीक है। हैज एंगर्ड एनवायरमेंटल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, द प्लान टू डैश लार्ज नंबर ऑफ बेबी शिल्स, मतलब क्या प्लान है, इतने सारे जो बेबी शिल्स है ये क्या कर रहे हैं, ये मतलब एनवायरमेंट, मतलब एंकर्ड एनवायरमेंटल ग्रुप, ये ना पूरा बहुत ही खराब या फिर एंकर्ड एनवायरमेंटल ग्रुप बना चुके हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ये सारे बेबी शिल के साथ उन लोग को निकाल देना चाहिए, नहीं तो उन लोग को मार देना चाहिए, ऐसे सेंस में हम बात कर सकते हैं ना। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे मीनिंग फिट होता है। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, दैट इज अ ग्लीन। तो ग्लेन का मीनिंग क्या होता है, ग्लेन मीन्स व्हाट, ऑब्टेन। तो प्लान टू ऑब्टेन लार्ज नंबर, एक तो ये लोग एनवायरमेंटल ग्रुप को खराब कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्टेन क्या करेंगे, और दैट टू ऑब्टेन इस सेंस में यूज हो ही नहीं सकता। मान लीजिए मैं एग्जाम दी हूँ, एग्जाम में कुछ स्कोर करी हूँ, उस सेंस में आप ऑब्टेन बोल सकते हो, मेरा इतना मार्क आया, ऑब्टेन्ड दिस मच मार्क। लेकिन कोई लार्ज नंबर को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, लार्ज नंबर आप एग्जाम में ऑब्टेन कर सकते हो, ऐसे कोई एनिमल्स में नहीं यूज कर सकता ऑब्टेन को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, that is slaughter. Slaughter, you know, this one is a very familiar word, and that you know इंडिया में तो बहुत यूज होता है, क्लाउ सॉल्टरिंग, ये सारे बहुत यूज होता है। तो स्लॉटर जो है, स्लॉटर का मीनिंग क्या होता है, किल होता है। अच्छा, ये किल हो सकता है यहाँ पे, बट टू, हाँ मैं ये चूज कर सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा मैं सोच लेती हूँ कि सेकेंड वाला यहाँ पे आएगा क्या। अच्छा, सेकेंड जो मीनिंग है वो क्या लिखा है, दैट इज मॉग। मॉग्स मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, वो ना अटैक्स, जो अटैक करता है। अच्छा, मतलब द alleged attackers was caught on a nearby beach and arrested. अच्छा, मतलब यहाँ पे अटैकर्स, अटैक जो कर रहा है उस सेंस में बोला जा रहा है, ठीक है। बट आई थिंक यहाँ पे जो स्लॉटर है, वो स्लॉटर यहाँ पे, स्लॉटर का पर्टिकुलर सेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आगे मैं थोड़ा देखती हूँ वर्ड, फिर आप लोग को समझाती हूँ। नेक्स्ट वन इज वर्ड, दैट इज इंसिनुएट। इंसिनुएट का मीनिंग क्या होता है, टू सजेस्ट समथिंग। द प्लान टू सजेस्ट लार्ज एनिमल, द प्लान टू सजेस्ट लार्ज एनिमल, लार्ज नंबर ऑफ बेबी सेल्स। अरे ये कोई ह्यूमन थोड़ी है आप जिसको सजेस्ट करोगे उसको। द नेक्स्ट वन इज वर्ड, दैट इज डेसिमेट। डेसिमेट, द प्लान टू डेसिमेट लार्ज नंबर ऑफ। अच्छा, डेसिमेट का भी मीनिंग किलिंग होता है, कि बट दैट वो एनिमल के सेंस में आई थिंक यूज नहीं होता, दैट्स द रीजन ऑल्सो, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखा है, दैट इज कॉल। कॉल का मीनिंग क्या होता है, रिजेक्ट, यू नो लाइक, आप इसका मीनिंग रिजेक्ट बोल सकते हो, या फिर निकाल देना, इस सेंस में आप बता सकते हो, ठीक है। ये मत जो कॉल है उसका मीनिंग रिजेक्ट भी होता है, और कहीं ना कहीं वो किलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। किलिंग मतलब इन द सेंस किलिंग, जैसे कि ये जो सेंटेंस है ना, द प्लान टू डैश लार्ज नंबर ऑफ बेबी शिल्स हैज एंगर एनवायरमेंटल ग्रुप, मतलब ये जो इतना एनवायरमेंटल ग्रुप को एंगर करके रखे हैं, ये लोग को निकाल देना चाहिए, मार देना चाहिए। आप ये दोनों जो सेंस है ना, ये कहीं ना कहीं पे फिट हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स द रीजन मैं यहाँ पे क्या चूज करूंगी, कॉल चूज करूंगी। आप निकाल दो या फिर मार दो, उस सेंस में, दोनों सेंस में, ठीक है। बट अगर मैं स्लॉटर चूज करूँ या फिर डिसिमेट चूज करूँ, तो मार देना, ये जो मार देना टू स्लॉटर, उस सेंस में ये करेक्ट होगा नहीं, ठीक है। इसको निकाल देते हैं, ये दैट विल बी मच बेटर। हम लोग कोई एनिमल को क्यों मारे, उसको अलग कर देते हैं। हम लोग अलग करने के सेंस में अगर सोचे, तो फिर अलग करने के सेंस में यहाँ पे डेफिनेटली कॉल जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टू सेव रिमेनिंग हर्ड्स एंड हैबिटस, द नेशनल पार्क्स डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू डैश 2000 एलिफेंट। अब 2000 एलिफेंट को तो कोई मारेगा नहीं ना, ये सारे को बचाने के चक्कर में हर्ड्स एंड हैबिटस कोई मार नहीं सकता, तो वो क्या करेंगे ना, अलग कर देंगे, उसको रिजर्व करेंगे या फिर अलग से की रखेंगे। तो
ऑल्सो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, कॉल आना चाहिए था। ओके और अगर दैट तो मुझे ये सेकंड पढ़ने का भी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये अगर हुआ तो ऑटोमेटिकली ये भी होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे द एलिस डैश वॉज कॉट ऑन अ नियर बाय बीच एंड अरेस्टेड। अच्छा, जहाँ तक बात है अग्रेसर, मर्गर एंड एंटागोनिस्ट एंड असाइलेंट, कहीं ना कहीं ये चार ना आस पास सिमिलर है। ये चारों का मीनिंग थोड़ा थोड़ा डिफर होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली सिमिलर यही होता है। वो नो अटैक्स, एनिमी का तो मैं भूल ही जाऊँ, एनिमी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता एलिस्ड के साथ, एलिस्ड एनिमी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था सेंस, द एलिस्ड अटैकर। तो अटैकर मतलब आप एग्रेसर लोगे तो भी होगा, मॉगर लोगे तो भी होगा, एंटागोनिस्ट लोगे तो भी होगा, असेलेंट भी लोगे तो भी होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे चारों सिमिलर है, तो ये वो चारों देखे आपको कंफ्यूज किया। तो अगर आप इसके साथ जाते ना तो आपके भी डायरेक्ट आंसर में कंक्लूड नहीं हो पाते, तो आप किसके साथ जाना पड़ेगा, फर्स्ट के साथ जाना पड़ेगा, या फिर किसके साथ जाना पड़ेगा, सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लाइक वाइज देखिए यहाँ पे स्लॉटर डिसीमेट, कहीं ना कहीं इसका भी तो मीनिंग सिमिलर हो रहा है, लेकिन इसका अगर मीनिंग सिमिलर होगा तो भी मैं दोनों को चूज नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे कोई किलिंग के बारे में नहीं बात कर रहा, अलग रखने के बारे में बात किया जा रहा है। दैट्स द रीजन आई नीड टू चूज वर्ड दैट इज कॉल। ओके, कहीं ना कहीं कॉल का एक मीनिंग रिजेक्ट होता है, एंड आई मस्ट से कॉल का दूसरा मीनिंग किलिंग भी हो सकता है ना, होता भी है, आप इन डिक्शनरी में चेक भी कर सकते हो। सो आंसर इज व्हाट, दैट इज 5। तो आंसर 5 है, और कहीं ना कहीं मैं सारे उसका मीनिंग भी लिख ली हूँ, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको चूज कर सकते हो, मतलब देख सकते हो। देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, an independent advisor has been brought in to dash between the two sides involved in the conflict। तो ये जो इंडिपेंडेंट एडवाइजर है ये क्या लाया है, किसके बीच में लाया है, जो दोनों साइड में कन्फ्लिक्ट था, उस वो दोनों साइड में जो कन्फ्लिक्ट था, मतलब क्या क्या होगा, अगर वो एक एडवाइजर है तो कहीं ना कहीं वो चुप किया होगा। ठीक है, कि ऑफकोर्स किसी किसी को चूज किया होगा, तो अगर चुप किया होगा मुझे देखना है कि वो कैसे चुप किया होगा। एडवाइजर मतलब जैसे कि आप देखो कोई भी आप एडवाइजर का बात करो तो वो कहीं ना कहीं फेवरेबली बात करते हैं, है कि नहीं। वो फेवरेबली बात मतलब थोड़ा कैसे बताऊँ मैं उसको, आई थिंक तुम लोग आप लोग फेवर का मीनिंग समझोगे। कुछ ऐसे बात करता है जैसे कि वो लोग शांत रहे, हम लोग किसी को भी बुलाते हैं, कुछ अगर कन्फ्लिक्ट हुआ है, समटाइम्स पुलिस ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो कहीं ना कहीं वो लोग को समझाता है। ठीक है कि नहीं। तो फिर अगर मैं सोचूं टू डैश, तो टू के बाद तो मुझे V1 चाहिए था। आप देखिए यहाँ पे V1 कहाँ पे, कॉन्सिलिएट, कॉन्सिलिएट यहाँ पे V1 है, बट अपीज्ड आप चूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे V3 हो गया, क्योंकि 2 के साथ आएगा भी नहीं। और क्वेंच्ड आप चूज नहीं कर सकते, लाइक वैसे आप मॉलिफाइड भी नहीं चूज कर सकते, क्योंकि ये भी V3 हो रहा है। तो आपका बचा क्या, दैट इज ए, और क्या बचा आपका इंटेंसिफाई। तो इंटेंसिफाई का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कोई चीज़ को बहुत ही अग्रेसिवली रिप्रेजेंट करना, बहुत ही वर्सन करना। तो आपको लगता है अगर वो इंडिपेंडेंट एडवाइजर आया है और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वो और कुछ इंटेंसिफाई किया होगा मुद्दा को, नहीं, तो वो क्या क्या होगा, चुप किया होगा, लोग को शांत किया होगा। तो अगर शांत और चुप किया होगा कुछ फेवरेबली बात करके, तो फिर हम उसका क्या चूज करेंगे, अपीज तो हो, ईडी तो होगा नहीं, क्वेंस तो होगा नहीं, मॉलिफाइड तो होगा नहीं। तो ऑफकोर्स अगर मैं इंटेंसिफाई चूज ना करूँ तो फिर आंसर क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट वन, दैट इज कॉन्सिलिएट, ये होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, कंसिलिएट, ऑपीज्ड, मॉलिफाइड, कहीं ना कहीं ये तीनों एक दूसरे के सिमिलर है, और इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं बोली लाइक द मैनेजर अपीज्ड द एंग्री कस्टमर, मतलब वो एंग्री कस्टमर को चुप करा दिया, या फिर कॉन्सिलिएटेड द एंग्री कस्टमर, या मॉलिफाइड द एंग्री कस्टमर, नॉलिफाइड द एंग्री कस्टमर, पैसिफाइड द एंग्री कस्टमर, ये उसके सिमिलर्स हैं। ठीक है, बट ये तो मतलब अब तो ईडी है, 2 के साथ तो ईडी आएगा नहीं, तो ओनली V1 यही बच्चा है, यही चूज करूंगी मैं। और इंटेंसिफाई का मीनिंग वर्सन होता है, तो मुझे यहाँ पे वर्सन तो प्लेस करना ही नहीं है, अरे वो तो आया है चुप कराने के लिए, या फिर और मामला जो है उसको और भी लाइक ज़्यादा अग्रेसिवली ज़्यादा उसको उसकाने के लिए तो नहीं आया होगा। अगर ये कोई एडवाइजर है तो फिर कोई तो कुछ ना कुछ तो अच्छा बात कर ही रहा होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाना चाहिए, दैट इज 1। समझा। ठीक है, अब जहाँ तक बात किसका है, क्वेंस्ड, क्वेंस्ड का मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फाइड। हम लोग पानी पीने में ज़्यादातर ऐसे सेटिस्फाई
उस सेंस में थ्रस्टी, क्वेंच द थ्रस्ट, उस सेंस में ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये मिला तो फिर ऑफ कोर्स अगर ये होगा तो फिर सेकंड वन तो ऑटोमेटिकली होगा। मैं अब क्या बताऊँ, सेकंड बताने का कोई ज़रूरत है नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स में तो डबल फिलर्स हो, ट्रिपल फिलर्स हो, एक बेस्ट तरीका है। अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर वर्ड मिल गया ना, वो एक फिट हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा नहीं तो तीसरा फिट होगा ही होगा। फिर मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। स्पूक्ड मतलब क्या होता है, दैट इज टेरिफाइड। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर थर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी जाते, सीइंग द पुलिस कार आउटसाइड द हाउस रियली डैश देम। अच्छा अच्छा, थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। सीइंग द पुलिस कार आउटसाइड द हाउस रियली डैश देम, तो पुलिस कार सब्जेक्ट है ना, ये पुलिस कार को बाहर देख के हाउ द हाउस रियली मतलब हाउस के बाहर जो पुलिस कार था उसको देख के क्या हुआ, यही ना। तो अगर पुलिस कार एक ही कार है ना, यहाँ पे तो एस तो लिखा नहीं। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे मैं जो भी चूज करती हूँ यहाँ पे ऐसा आता है, क्योंकि पुलिस कार इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, पुलिस कार इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, और उसमें मैं जो वर्ब चूज करूँ उसमें एस और येस आना चाहिए। अगर मैं एस कार्स बोलती तो फिर उसमें वर्ब के साथ एस ऐड नहीं होता। अच्छा, तो मैं स्टार्टल नहीं यहाँ पे एस चूज करती, पेट्रीफाई भी नहीं मैं पेट्रीफाइज चूज करती, टेरिफाई भी नहीं मैं टेरिफाइज चूज करती। तो उस सेंस में तो ये तीनों का चांस नहीं था। अच्छा, अब ये भी ईडी में दिया है, ये भी इंटी में दिया है। जहां तक बात है ना अनअव्ड, अनअव्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब किसको डिस्करेज कर देना। ठीक है, तो हाँ चलो यहाँ पे डिस्करेज हो, अनअव्ड यहाँ पे हो भी सकता था, मतलब थोड़ा डिस्करेज हो गया आप उस बोल सकते हो। लेकिन इंटेंसिफाई का सेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे करेक्टली फिट होता नहीं। इंटेंसिफाई मतलब यहाँ पे तो चुप कराने आया है या फिर उन लोग को और ज़्यादा उसकाने आया है। इंटेंसिफाई लोगे तो अब वही मीनिंग आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, दैट इज वन, कंसिलिएट एंड स्पोक। Okay, the position is still difficult, but the labor officer is attempting to dash the parties. तो ऑफ कोर्स पोजिशन इतना खराब है, वो लोग चुप कराने के लिए ट्राई कर रहे होंगे, तो भी यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था आपका कंसिलिएट। Okay, I hope you all understood, and I bet you people I'll be making more videos, and I will be talking more types also, different types of fill in the blanks also. Okay, so I hope you understand. If you like this video, please watch this one and do like and subscribe to my channel. Thank you so much. Here is our meaning